जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 626 से देखने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस का हम लोग सेट देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग को यहाँ से साइंस चालू हो चुका है, यानी कि भौतिक शास्त्र सबसे पहले है दोस्तों फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसी को दोस्तों समाप्त करेंगे। अगर आप 626 से पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 626 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड। देखिए, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक दोस्तों गति करते हुए जो भी पिंड होता है वो आपका दोस्तों त्वरण के समान होता है, याद रखिएगा, त्वरण के समान। नेक्स्ट है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के। तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 628 का है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका भार बढ़ जाता है, याद रखिएगा, उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 630। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु के भार के आधे के बराबर होते हैं, याद रखिएगा, वस्तु के भार के आधे के बराबर। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का अपेक्षाकृत घनत्व, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है दोस्तों। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो बराबर होते हैं वह ध्यान रखना आपको कि पदार्थ का घनत्व बटा प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटा क्या हो जाएगा, तब प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 632 बोलता है कि अपने शीर्ष पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कोई कुल क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, गुरुत्व बल के विरुद्ध अगर कुल्ली के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका दोस्तों 0 हो जाएगा, 0 जूल। नेक्स्ट है कि यदि किसी गतिमान वस्तु को चाल को दुगना कर दिया जाए तो ध्यान रखना, अगर किसी गतिमान वस्तु को चाल को दुगना कर दिया जाएगा तो उसका गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगा। गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो चौगुनी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। तो किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा करने से जो उसका गति ऊर्जा होता है वह ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो वह गति ऊर्जा आपका 1/4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 635 है कि किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गति ऊर्जा पर क्या हो जाएगी। तो उसकी गति ऊर्जा ध्यान रखिएगा आपका 9 गुनी हो जाएगा। इसका ट्रिक होता है दोस्तों हाफ mv², ध्यान रखना है, हाफ mv² इसका ट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसका शक्ति होगी। तो उसका शक्ति आपका हो जाएगा 0.5 किलोवाट। नेक्स्ट पाते हैं 637। आवृत्ति भी तथा तरंगदैर्घ्य दोस्तों गामा वाले तरंग का चाल भी दी जाती है, तो इसका संबंध बताइए। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों वेग बराबर यानी कि भी बराबर भी गामा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो उसे हम लोग ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। तो वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। तो वह जो गमन करती है या नली के बराबर परावर्तन के द्वारा, नली के बराबर परावर्तन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तु को पता लगाने में प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए किस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है। तो इस कार्य के लिए दोस्तों याद रखना आपको सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है। तो मानव कान का दोस्तों वह भाग जो पूछ रहा है आपको जो एक द्रव से भरा रहता है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह आपको कर्णावत हो जाएगा, कर्णावर्त। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 643 बोल रहा है कि भार का एसआई मात्रक होता है। तो भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पानी के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 645 है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो
उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भार के दोस्तों बराबर होता है। नेक्स्ट है कि नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व है। तो नमकीन पानी का घनत्व जो है यह शुद्ध पानी के घनत्व के से अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ताप किस युक्ति द्वारा मापा जाता है। तो ताप आपको जो मापा जाता है वो थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ताप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार आपको गैलीलियो के द्वारा किया गया है। ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है। तो वह आपको द्रव और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 651, भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का आपका बुरा विकृत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो सेल्सियस थर्मामीटर का जो मूल अंतराल विभक्त रहता है वह आपका 100 भागों में। नेक्स्ट है कि बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ़ का रखा जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, आपको कांच के कीप में रखा जाता है, कांच के कीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 654, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग हिप्सोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। उसे क्या कहते हैं, तो हिप्सोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि समान वायुमंडलीय दाब होता है। तो समान जो वायुमंडलीय दाब होता है वह याद रखना आपको कि 76 सेंटीमीटर पारे का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक भी आपको बढ़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 657, बोल रहा है कि किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों याद रखना है, तो इसमें आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल। तो ठोस और द्रव में जो ध्वनि की चाल होता है वह गैस में उसके चाल से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग चल सकती है। तो ध्वनि तरंग आपको द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं चल सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है। तो प्रतिध्वनि की जो घटना है वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, परावर्तन की। नेक्स्ट है कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। तो उसे हम लोग प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है आपका त्वरण आपका सदिश राशि है, बाकी दोस्तों समय, तय की गई दूरी और चाल आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो बताइए कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। वेग, विस्थापन तथा जो समय में संबंध है वो आपका वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को दोलन गति कहते हैं, याद रखिएगा। इस गति को दोलन गति कहते हैं। नेक्स्ट है कि बल को होता है। तो बल को क्या होता है दोस्तों। तो देखिए जो बल होता है इसका दोस्तों केवल परिमाण और दिशा नहीं होता है, दोनों होता है दोस्तों, क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों होता है बल का। यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका दोस्तों आपका सीधा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 669 कि किसी वस्तु का संवेग। तो किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 670 है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है। तब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम होता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, यानी कि बड़ी जी का आपका दोस्तों मान पूछ रहा है। तो 671 का देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर आपका सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 672, दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा। तो आपका 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो दोस्तों 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट है कि दाब का एसआई मात्रक है।
तो दाब का एसआई मात्रक क्या है बताइए। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 676, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबाकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए तो कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्या होना चाहिए तो कम होना चाहिए। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 677, बोला कि पानी का घनत्व का मान होता है। तो पानी का जो घनत्व का मान होता है वह ध्यान रखिएगा कितना होता है। तो 677 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1000 kg प्रति मीटर क्यू। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार आपको 500 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर मीटर कितना होता है, मीटर में पूछ रहा आपसे, तो ऑप्शन भी हो जाएगा 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है। जब किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी पिन के ऊपर की ओर से फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है, तो जैसे जैसे वह ऊपर की ओर जाती है तो ध्यान रखिएगा वह आपको गति ऊर्जा में कमी होते जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिन का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो किसी पिन का ऊर्जा का रूपांतरण स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 683, बोला कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट जो घंटा है यह शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तब उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाती है। तो उसकी स्थिति ऊर्जा दोस्तों दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है कि एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है और 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा। तो ऊपर तक चढ़ने में दोस्तों 42,336 जूल आपका कार्य करेगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक दोस्तों याद रखना कौन सा है। देखिए मीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है और एंगस्ट्रम भी होता है। तो ऑप्शन 686 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे दोस्तों जहाँ ज़्यादातर आपको एंगस्ट्रम ही मान आपका सही रहता है, एंगस्ट्रम ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग की दोस्तों रचना कैसी होती है। तो ये आपको एक संपीड़न और एक विरल से ध्यान रखना है, एक संपीड़न और एक विरलन से होता है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग का। नेक्स्ट है किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति में महत्तम विस्थापन होता है। तो इसका महत्तम जो विस्थापन होता है वह ध्यान रखिएगा आपका तरंग का आयाम। नेक्स्ट है कि ध्वनि का तरवत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तरवत्व जो निर्भर करता है उसके आवृत्ति पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, तो श्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वह 0.001 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की जो स्थिति होना चाहिए वह वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 693 की फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उसका में बढ़ जाता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो चींटी के गति की दिशा पर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट है कि वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी जो लेंस है ये आपका कांच का उत्तल लेंस है, कांच का उत्तल लेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो वस्तु को आपको फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण के द्वारा जो आवर्धन होता है वह +1 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का दोस्तों जो नीला रंग होना है वह ध्यान रखना है आपको परिकिरणन का।
नेक्स्ट है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान होता है वो आपको साइन आई साइन आर हो जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 702, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो संबंध आपका दर्शाता है, ध्यान रखिएगा किसका, तो R बराबर 2F। नेक्स्ट बात है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वह वस्तु की स्थिति दर्पण और उसके फोकस के बीच होता है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है। नेक्स्ट है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए भी आपको दे देगा, या दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत बनाने के जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 705, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो जो सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है वह अवतल दर्पण होती है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा आपका अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी F और वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V में संबंध क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन भी है अति बी आपका सही है, 1/v बराबर होता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी वो आपको +5 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी जो कैमरा का अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है, कौन सा, तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अपसारी लेंस आपको अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 712, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आवर्धन का एसआई मात्रक है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक दोस्तों ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण पर ध्यान रखना है, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो जो तालाब का जल होता है या कम गहरा दिखाई देने का कारण है आपका अपवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो इंद्रधनुष रंगीन इसलिए होता है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, ध्यान रखिएगा, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, तो स्पेक्ट्रम का जो सबसे प्रभावी रंग है वो आपका लाल है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको 1100 क्वेश्चन जो है उस टोटल इसका आपको PDF पहले ही दे दिया गया है टेलीग्राम पर। यदि आपके पास PDF नहीं है तो दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप दोस्तों PDF को प्रिंट करवा कर वहाँ से भी आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होते हैं, तो कुछ बादलों का रंग दोस्तों उजला इसलिए होते हैं, यह परिकिरणन के कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 720, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो यह दोस्तों आपको बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो जो सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव से संबंधित है दोस्तों, तो प्रकाश का परिकर्णन हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वह दोस्तों निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को दोस्तों वह नहीं देख सकता है। नेक्स्ट है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र के द्वारा दोस्तों अभी हम बताए हैं कि वास्तविक और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो अधिकतम होता है वो आपका लाल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसलिए।
नेक्स्ट है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न दोस्तों क्यों होता है? तो क्योंकि दोस्तों उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है इसलिए। नेक्स्ट है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। दोस्तों याद रखना है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 730। बोल रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकर्णन करता है? तो दोस्तों नीला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री का दोस्तों जो आकाश प्रतीत होता है वो आपको काला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 732। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जो करती है वो आपका परितारिका। नेक्स्ट है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की जो व्याख्या होता है वो आपका मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 734। सर्वप्रथम सूर्य को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो दोस्तों यह न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 735। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों ध्यान रखिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो लगभग दोस्तों 2 मिनट पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को दोस्तों सामान्यतः व्यक्त किया जाता है आपका कोलाइड पुंज, इसमें से दोस्तों कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 738। बोरा कि तारे के टिमटिमाना का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है? तो मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व है वो आपका दोस्तों 1/16 सेकेंड है। मानव के नेत्र के लिए दोस्तों दृष्टि का अस्थायित्व है 1/16 सेकेंड, और दोस्तों आपका ध्वनि का है 1/10 सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सौर सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 741। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो यह जो लेगा आपको 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थ में चालक, तो निम्नलिखित पदार्थ में चालक आपका दोस्तों एल्युमिनियम है। 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों को समावेश तुल्य है? तो ये आपका हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1 वोल्ट कहलाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 1 वोल्ट कहलाता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल प्रति कूलॉम। नेक्स्ट है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो उसका मान दोस्तों 4 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या है? इसका संबंध है R = V/I। नेक्स्ट है कि ओम का नियम निहित है? तो ओम का जो नियम निहित है दोस्तों वो किस में है? तो देखिए V = IR होता है दोस्तों ओम का नियम। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपका जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट पाते हैं कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन के तार का। नेक्स्ट पाते हैं कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति यानी कि दोस्तों हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन बी दे रहा है कि जूल बराबर कूलॉम × वोल्ट होता है, यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा आपको दोस्तों लेगा? तो यह विद्युत धारा ले लेगा दोस्तों आपको 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट पाते हैं कि आमीटर की श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? तो आमीटर का दोस्तों श्रेणी क्रम में जो जोड़ते हैं वह कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 758 कर रहा है कि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं?
तो वोल्ट मीटर को दोस्तों समानांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि दोस्तों अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक दोस्तों चांदी को माना गया है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों आपको निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो जब हमारा शरीर दोस्तों गीला होता है तब प्रतिरोध 200 से लेकर 300 ओम के बीच में रहता है। कार्य करने की क्षमता को, तो कार्य करने की क्षमता का दोस्तों क्या कहते हैं बताइए। तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहते हैं और दर कहेगा तो उसको शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 763। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण दोस्तों यही है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा को हानि को रोकना। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करते हैं। तो जो बाएं हाथ का तर्जनी रहता है दोस्तों यह ध्यान रखिए, यह संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के दोस्तों यह ध्यान रखिएगा आपको ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्मीय सिद्धांत पर। नेक्स्ट बात है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया गया है वह दोस्तों फैराडे ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे ने। नेक्स्ट है कि डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनोमो से दोस्तों दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 769 बोर्ड है कि डायनोमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनोमो का जो सिद्धांत आधारित है दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को दोस्तों प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा में चलाया जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 771 है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित है यह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनोमो के द्वारा जो बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनोमो को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। रेखाओं की जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो कैसी होती है दोस्तों। तो 50,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया था वह ओस्टर्ड ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच दोस्तों ध्यान रखिए कैसे लगाए जाते हैं। तो यह गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वह उपकरण दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको विद्युत मोटर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है दोस्तों। तो यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 779 बोल रहा है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्यूज तार के लिए दोस्तों आपका जो प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, यह आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो आवश्यक है आपका यूरेनियम है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों यानी कि आपको चैप्टर 5 भी समाप्त हो चुका है, यानी कि दोस्तों फिजिक्स। अब हम लोग केमिस्ट्री को देखने वाले हैं जो रसायन शास्त्र है। तो रसायन शास्त्र को दोस्तों भी अब लास्ट तक वीडियो में बने रहना है आपको। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 781 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 781 का कह रहा है कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। तो बताइए दोस्तों कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहता है। तो कैथोड किरण में ध्यान रखिएगा आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होती है। नेक्स्ट है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 784 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण से जो बने यौगिक है वह क्या कहलाते हैं। तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि शाक सब्जियों को विघटित हाकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपको ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो यह आपका H2 बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 है, याद रखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना जल का जो रासायनिक नाम है वह क्या है बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस को दोस्तों जो नीला कर रहा है तो इसका पीएच आपसे पूछ रहा था दोस्तों, तो 10 हो जाएगा संभवतः, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 790। बोला कि अल्कोहल में उबला पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो पत्ती का रंग दोस्तों कैसा हो जाता है, तो नीला और काला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच के उपचार के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको एंटासिड दोस्तों। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है दोस्तों NaCO3। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होता है, तो आपका दोस्तों क्षारीय होता है, याद रखिए क्या होता है, तो क्षारीय। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपका दोस्तों टमाटर है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों CaSO4 ½ H2O, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों KNO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम दोस्तों याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट पाते हैं कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो दोस्तों आयोडीन का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आयोडीन का। नेक्स्ट है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक दोस्तों CaSO4 2H2O होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लन का सूत्र है। ग्लोबल लन का सूत्र कौन सा है दोस्तों। तो जो ऑप्शन ए है Na2SO4 और 10 2O ये आपका सत्य है। निम्नांकित में दोस्तों कौन सा उपधातु है। तो कौन सा इसमें दोस्तों उपधातु है, तो बताइए। 803 का दोस्तों जो ऑप्शन डी है आर्सेनिक, ये आपका उपधातु है। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक का बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि इसलिए लेप होता है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, तो 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 807 का रहा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो कौन सा अधातु दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो 807 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं उसे सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड सामान्यतः आपका क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वह फेन प्लवन के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 811। बोल रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो दोस्तों क्यूपराइट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो अम्लराज में घुलने वाला धातु दोस्तों आपका औरम हो जाएगा, यानी कि सोना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु को जो प्रकृति होता है दोस्तों वह घनात्मक होता है, विद्युत घनात्मक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 814। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग में लौ होती है। तो उत्पन्न आग में दोस्तों जब लौ होता है वो आपका चमकीली उजला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो यह दोस्तों आपका 3:1 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो अधातु होते हुए भी चमकीला आपको दोस्तों आयोडीन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 817। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ दोस्तों आपका हीरा है। नेक्स्ट है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा आपका सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। नेक्स्ट है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं। तो जिसे हम लोग दोस्तों जंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी जो स्टील है दोस्तों वह मिश्र धातु है, जंगरोधी स्टील, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 821। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट दोस्तों आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो यूरेनियम दोस्तों सबसे भारी धातु है।
क्वेश्चन नंबर 823 है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में दोस्तों एथाइन का उपयोग किया जाता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है आपको Na2PO4 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका हो जाएगा C12H22 और O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है चीनी का। और दोस्तों जो ऑप्शन बी है C6H12O6 यह आपका ग्लूकोज का है, याद रखिएगा यह किसका है, तो यह दोस्तों आपका ग्लूकोज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 826 बोला कि एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो यह जो मूलक है दोस्तों माइनस आयन हो जाएगा, हाइड्रो माइनस OH हो जाएगा दोस्तों। अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जौ गैस के मुख्यतः अवयव होते हैं। तो जौ गैस के दोस्तों जो मुख्यतः अवयव होते हैं वो आपका मीथेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 829 क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं उनको दोस्तों एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। तो यह प्रक्रम संपन्न किसमें होता है दोस्तों, तो कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट है कि C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी दोस्तों होती है। तो यह किसकी जैसी होती है, तो आपको दोस्तों फुटबॉल की जैसी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 832 बोल रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। तो टिंक्चर आयोडीन दोस्तों एथिल एल्कोहल, ध्यान रखिएगा। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को जो कहा जाता है वो दोस्तों एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत बिलियन को सिरका कहा जाता है। तो बिलियन का सिरका दोस्तों 4 से 5% को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एथीन हो जाएगा। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में दोस्तों क्या होता है, तो वनस्पति तेलों में दोस्तों पढ़े होंगे कि लंबे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। -OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल, ध्यान रखिएगा एल्कोहल। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो बताइए दोस्तों कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों एसिटिलीन है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में अगर दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आपसे आकार पूछेगा तो दोस्तों बढ़ता है, याद रखिएगा क्या, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होता है आपका 2n², तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 841 बोलता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के दोस्तों प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो आपका दोस्तों क्या है, तो आपको क्षारीय धातु है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या है। तो तत्वों के वर्गीकरण के जो आधार है दोस्तों वह परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है कि त्रिक के नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो जो त्रिक का नियम दोस्तों प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों न्यूलैंड्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अष्टक का नियम दोस्तों जो प्रस्तुत किया गया है यह न्यूलैंड्स के द्वारा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है, तो यह दोस्तों आपको परमाणु द्रव्यमान का। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो आपका दोस्तों कौन होता है, तो एक निष्क्रिय धातु होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी को रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ऑक्सीजन को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 848 कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने बल कहलाता है। बांधकर दोस्तों रखने वाला जो बल है क्या कहलाता है, तो दोस्तों अंतरा अनुक बल कहलाता है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 850 बोल रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग है। तो हवादार जगहों पर जो द्रव का वाष्पन का वेग है दोस्तों वह बढ़ जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा धातु है, तो आपका जो आयरन है दोस्तों ये आपका धातु है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन ए है बारूद, यह आपका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 853 कह रहा है कि रेत के सूक्ष्म कण का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है, तो निलंबन का।
नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाती है? तो ये आपको दोस्तों ब्राउनी गति कहलाती है, ब्राउनी गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 855, तत्व के वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वह दोस्तों क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों परमाणु कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉस्फेट का जो अणुसूत्र होता है Na3PO4। नेक्स्ट है कि एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है दोस्तों? तो 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 858, बोलता है कि अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो अमोनिया में दोस्तों नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो दोस्तों आपको साफ दिख रहा है 3। नेक्स्ट है कि कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, तो कैथोड किरणों दोस्तों किस में विद्यमान होता है? तो दोस्तों आवेश तथा द्रव्यमान दोनों में। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन दोस्तों ध्यान रखना है, हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 861 है, 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? तो 12वीं कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला जो युग्म है वो आपका दोस्तों क्लोरीन और ब्रोमीन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 40 के 19 -1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगा वो आपका दोस्तों 20 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक में दोस्तों समुद्र में कौन सा लवण पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सोडियम क्लोराइड NaCl। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? तो मानव शरीर में दोस्तों जल की उपस्थिति से जो नियमित होता है वो ध्यान रखना आपको शरीर का ताप है। नेक्स्ट है कि सीसा किस प्रकार का प्रदूषक है? तो सीसा जो है दोस्तों ये आपका वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट है कि किसी गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है, तो किस गैस के प्रभाव से दोस्तों ताजमहल का जो खतरा है वो आपको दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है दोस्तों कि ओजोन छिद्र से क्या होता है? तो ओजोन छिद्र से दोस्तों ध्यान रखिएगा पराबैंगनी किरण पर धरती पर पहुंचना, दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह तापक्रम पर निर्भर करता है, किस पर? तो तापक्रम पर। क्वेश्चन नंबर आपका 69, स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही आपका है? तो जो ऑप्शन सी है कि इनके द्वारा टिन्डल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन टिन्डल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिन्डल प्रभाव को दोस्तों स्टार्च का जलीय विलयन है, यह आपको प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 871 कह रहा है कि यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यौगिक के संदर्भ में दोस्तों जो आपका सही है वो आपका ऑप्शन बी है सही, कि इनमें द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इनमें दोस्तों कौन सा समांग मिश्रण आपका नहीं है? समांग मिश्रण कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो 872 का ऑप्शन डी देख रहा है धुआं, ये आपका दोस्तों समान मिश्रण नहीं है, बाकी नमक का विलयन, पीतल, हवा, ये सभी दोस्तों आपका मिश्रण है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है कॉपर सल्फेट का रंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो यह उजला होता है। नेक्स्ट है कि आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो आयोडीन तथा बालू से जो विधि से अलग किया जाता है वो आपको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। तो 875 का ऑप्शन भी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आयोडीन तथा बालू को ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, इसको आप लोग बताइए दोस्तों। क्वेश्चन 875 आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आयोडीन और बालू किस विधि से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी ठोस के उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो 876 का ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि रवाकरण से, ध्यान रखना है रवाकरण से। नेक्स्ट है कि पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की द्रवीभूत किया जा सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो द्रवीभूत किया जा सकता है वह ध्यान रखिएगा ताप घटाकर और ताप बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 879 है कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो किसी द्रव का दोस्तों वाष्प में जो परिवर्तन हो रहा है वो सीधा सीधी आपको दोस्तों वाष्पन कहलाएगा। नेक्स्ट है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान दोस्तों केल्विन स्केल में आपको आ जाएगा 323.15 K। नेक्स्ट है कि जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर में वाष्पन का वेग का दोस्तों सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल और जल। नेक्स्ट है कि किसी द्रव में दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो किसी द्रव में दाब बढ़ाने पर दोस्तों जो उसका क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एलपीजी का दोस्तों रसोई बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों गैस के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घटता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड़ितता का ध्यान रखिएगा, संपीड़ितता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों सबसे अधिक आपका ठोस पर होता है, याद रखना है। 885 का ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ठोस में होगा। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक, ठीक है दोस्तों, नहीं, ठोस में दोस्तों ध्वनिक अधिक होता है, गैस में आपका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है कि बिलियन में कोलाइडी कण का आकार होता है। तो बिलियन में दोस्तों कोलाइडी कण का जो आकार होता है वो याद रखना है आपको 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। पायस है, तो पायस क्या है बताइए। तो पायस दोस्तों दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है, पायस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलीयता में कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों ये कैसे परिवर्तन होता है, तो 888 का ऑप्शन भी हो जाएगा कि विलीयता दोस्तों आपको घट जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है। तो कीचड़ युक्त जो जल है या दोस्तों आपका निलंबन का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि मेथिल एल्कोहल क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस तथा एसीटोनोन क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस मिश्रण में उसके अवयवों को अलग अलग करने की विधि को निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों प्रभाजित श्रवण है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 891 के स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन जो है आपका जल का जमना आपका भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। उपधातु के गुण होते हैं, तो उपधातु के गुण धातु और अधातु दोनों होते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन बारूद के अव्यय है। तो बारूद के अव्यय दोस्तों कौन सा है, तो सोरा है, गंधक है और कोयला है। ब्राउनी गति की उत्पत्ति के कारण क्या है। ब्राउनी गति की उत्पत्ति के कारण परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मक्खन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मक्खन जो है दोस्तों यह ध्यान रखिएगा द्रव का ठोस में परिक्षेपण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन रहता है दोस्तों, तो ये आपको ब्रोमीन रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 898, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी बिलियन आपका नहीं है। तो कोलाइडी बिलियन नहीं है, तो आपको हीमोग्लोबिन दोस्तों कोलाइडी बिलियन नहीं है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादक किसने किया था। तो निश्चित अनुपात के नियम का दोस्तों जो प्रतिपादक किया था वो आपको प्राउस्ट ने किया था। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो ये आपको दोस्तों नाभि के आविष्कार के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 901 बोला कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है। तो कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर में दोस्तों याद रखिए किसका किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है कि एक्स तथा वाई सब न्यूट्रॉनिक्स है, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72। यदि एक्स की परमाणु संख्या 34 है तो परमाणु संख्या क्या होगा। इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो आपका दोस्तों 36 हो जाएगा। नंबर दोस्तों 903 कि एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, निम्नलिखित में दोस्तों यह क्या कहलाएगा। तो यह दोस्तों आपका समभारी कहलाएगा, याद रखिएगा, समभारी। नेक्स्ट है कि एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। एक तत्व के जो समस्थानिक में विद्यमान होते हैं वह न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि समस्थानिक के, तो समस्थानिक का दोस्तों ध्यान रखना है आपको, परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक है। समभारिक इसमें पूछा दोस्तों समभारिक कौन सा है, तो देखिए जो ऑप्शन डी है दोस्तों सभी आपका दोस्तों समभारिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 907 बोला कि समभारिक। तो देखिए दोस्तों समभारिक को कैसे हम पहचानेंगे, तो समभारिक को पहचाना कि द्रव्यमान संख्या दोस्तों समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है समभारिक का। नेक्स्ट है कि ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होगी। तो ट्राइटियम में दोस्तों जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी आपका 2 हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों कि वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है। तो यह दोस्तों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक आपका नहीं है। वायु प्रदूषक दोस्तों आपका नहीं है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपका वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों,
लास्ट क्वेश्चन है कि वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन सा जिम्मेवार है। तो वायु में दोस्तों लेड प्रदूषण के लिए जिम्मेवार आपका सीसायुक्त पेट्रोल है दोस्तों। अब देखिए रसायन शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन था 912। उसके बाद दोस्तों फिर बायोलॉजी आपका स्टार्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है दोस्तों। तो देखिए जो ऑक्सीजन है दोस्तों हरित गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन सभी है। इसके बाद दोस्तों फिर आपका बायोलॉजी स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग PDF पहले ही अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप PDF से दोस्तों इसको रिवीजन भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।